नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो फरवरी 2021 का ये हमारा पहला पार्ट है गिरिराज पत्रिका का। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो हमारे पास है वो इस तरह से है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको सीपीसीबी भी कहा जाता है, रिसेंटली रिलीज्ड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंडेक्स भी यहाँ पर हो सकता है या रिपोर्ट भी यहाँ पर हो सकता है। व्हाट इज हिमाचल रैंक? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो है वो हाल ही में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट या फिर इंडेक्स कह लीजिए अब जारी किया है। हिमाचल का इसमें क्या रैंक रहा है? तो हिमाचल का इसमें पहला रैंक रहा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु मेंस आंसर राइटिंग में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार हेल्प कर जाते हैं। अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है ये किसके द्वारा जारी की गई, ये आप याद रखिए। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है अभी हाल ही में जारी की है। अब हिमाचल का इसमें कौन सा रैंक रहा? पहला रैंक रहा। हिमाचल के जो है वो 24 में से जो है वो 21 पॉइंट आए हैं। 24 इनके कुछ इंडिकेटर रखे गए होंगे, तो 24 में से हिमाचल को 21 पॉइंट यहाँ पर मिले हैं। तो ये बात भी आपको पता चल गई। इसके बाद देखो एक और जानने वाली बात है कि हिमाचल के अलावा जो है वो पहले स्थान पर कुछ और यूनियन टेरिटरी और स्टेट भी रहे हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया। ये भी जो है हिमाचल के साथ जो है वो पहले ही स्थान पर रहे हैं। अब ये रैंक दिया क्यों गया है, क्या ऐसा इंडिकेटर रखा गया था? देखो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, इसको लागू करने के लिए इसको कितने प्रभावशाली रूप से इसका पालन किया जा रहा है, इसकी निगरानी कैसे की जा रही है, इस तरह के मूल्यांकन जो है वो किए गए, फिर इनकी रैंकिंग जो है वो जारी की गई। तो ये आप याद रखिए। 24 में से जो है वो 21 पॉइंट हिमाचल को मिले हैं। और भी कौन कौन से यूनियन टेरिटरी साथ में हिमाचल के रहे हैं, पहला स्थान रहा है, किसके द्वारा जारी किया गया, ये सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मच ग्रांट इज गिवन अंडर राज्य कृषि यंत्रीकरण प्रोग्राम फॉर परचेजिंग पावर वेडर्स? तो राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पावर वीडर खरीदने के लिए कितना अनुदान दिया जाता है? और देखो राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो पावर ग्रिडर खरीदने के लिए जो है वो कितना अनुदान दिया जाता है? 50% अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन रखी गई है कि अगर पावर वीडर लोगों को खरीदना है तो 50% अनुदान दिया जाएगा और मैक्सिमम लिमिट रखी गई है 25,000 तक। यानी कि 25,000 तक, अगर 50,000 का सामान आप खरीदते हैं तो 25,000 तक ही आपको दिया जाएगा 50% इसका। अगर 60,000 का खरीदेंगे तब भी 25,000 ही दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है वो अधिकतम सीमा इसकी 25,000 रखी है। अगर ब्रश या फिर कटर आपको खरीदने हैं तो 50% अनुदान दिया जाएगा और उसमें 10,000 की लिमिट जो है वो रखी गई है कि 10,000 तक की प्रोत्साहन राशि ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये हो गया राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के बारे में। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में भी बात की गई थी, तो इसके बारे में मैं एक अलग से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, इसको हम यहीं पर कवर कर लेंगे। जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है इसमें जो है हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें 18 से लेकर 45 वर्ष तक के जो युवा लोग हैं उनको पात्र माना जाएगा और 60 लाख तक के प्रोजेक्टों पर का जो है यहाँ पर लाभ उठाया जा सकता है। प्रोजेक्ट में जो है वो 40 तक के प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट लगाने पर जो है अलग अलग श्रेणियों में सब्सिडी दी जाएगी। जैसे विधवाओं को 35% सब्सिडी दी जाएगी, महिलाओं को 30% और अन्य जो होंगे यानी कि और जितने भी बच जाते हैं उनको 25% सब्सिडी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा 40 लाख के ऋण पर जो है वो 3 वर्ष तक ब्याज में 5% की छूट मिलेगी और औद्योगिक क्षेत्रों में जो है वो सस्ती दरों पर भूमि का आवंटन किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में है। तो यहाँ से पहले हम कई बार क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाकर डिस्कस कर चुके हैं, परंतु आज हमने ऐसे ही समझ लिया इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जन मंच प्रोग्राम स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू गेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक? यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए जन मंच कार्यक्रम का कब शुरू किया गया था? ये जन मंच कार्यक्रम जो है काफ़ी चर्चा में चला हुआ है। अब ये चर्चा में चला हुआ है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप आए दिनों पढ़ेंगे कि जनमंच की बात अखबारों में भी चली जाती है। ये शुरू किया गया था 3 जून 2018 को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 3 जून 2018 को शुरू किया गया था। इसके बारे में आप याद रखिए कि ये जनमंच जो है
ये एक कार्यक्रम होता है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। जो भी मंथ होता है, जैसे कि अभी फरवरी महीना चल रहा है, तो फरवरी महीने के पहले रविवार को ये जनमंच जो है वो आयोजित किया जाएगा। इस जनमंच में जो है क्या होगा, मंत्री होंगे, उपायुक्त होंगे और जितने भी विभाग हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद होंगे और लोगों की शिकायतें यहाँ पर सुनी जाएंगी और उनका समाधान किया जाएगा। एक और बात जो यहाँ से याद रखने की है वो ये है कि जो भी महीना चलेगा उस महीने के पहले रविवार को ये कंडक्ट किया जाएगा। जैसे फरवरी चला है तो फरवरी के पहले रविवार को, मार्च आएगा तो मार्च के पहले रविवार को, जैसे जनवरी था तो जनवरी के पहले रविवार को। ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड। तो IUCN रेड लिस्ट के अनुसार स्नो लेपर्ड की स्थिति क्या है। देखो IUCN में स्नो लेपर्ड की क्या स्थिति है, IUCN जो लिस्ट होती है रेड लिस्ट, उसमें स्नो लेपर्ड की जो सिचुएशन है वो है ऑप्शन सी वल्नरेबल स्पीसीज। इस कैटेगरी में इसको रखा गया है, वल्नरेबल स्पीसीज में। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों चला था, उसके बाद आगे चलकर हम बात करेंगे डिटेल में। बात इस तरह से थी कि बर्फानी तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड है उसका मूल्यांकन करने वाला हिमाचल जो है वो पहला राज्य भारत का बना है। अगर बात करें कि हिमाचल में जो है वो बर्फानी तेंदुओं की आबादी कितनी है, तो हिमाचल में जो स्नो लेपर्ड हैं बर्फानी तेंदुआ, उनकी जो अनुमानित आबादी है वो है 73, 73 ये आंकी गई है। कितने स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल में है, 73 ये आंकी गई है। तो ये आप यहाँ से याद रखिए। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन रहा था क्योंकि और कोई फॉर्मेट नहीं मिल रहा था बनाने के लिए, तो ये एक अच्छा फॉर्मेट था जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यहाँ से IUCN की फुल फॉर्म आप याद रखिए। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और रेड लिस्ट में इसमें वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है बर्फानी तेंदुओं को। देखो ये जो वल्नरेबल स्पीसीज होती हैं ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका खतरा होता है कि ये एंडेंजर्ड बन जाएंगी, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। ये आप बेसिक्स आप याद रखिए, आई होप आपको उसके बारे में पता होगा डिटेल में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गिरास पत्रिका में फिर से आया था तो एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे। रिसेंटली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज लॉन्च्ड, व्हाट इज हिमाचल प्रदेश रैंक अमंग नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट। हाल ही में लॉन्च किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नॉर्थ ईस्ट हिल राज्यों में हिमाचल का कौन सा रैंक रहा है। पहला रैंक हिमाचल का रहा है, ये नीति आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। अगर बात करें कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो मेजर स्टेट्स में किसकी रही है, तो कर्नाटका की मेजर स्टेट में फर्स्ट पोजीशन रही है। महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पर आया है और उसके बाद थर्ड नंबर पर तमिलनाडु आया है। अगर इसके बाद हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट में पहली पोजीशन हिमाचल की रही है, दूसरी पोजीशन उत्तराखंड की रही है और तीसरी पोजीशन मणिपुर की रही है। इसी तरह दिल्ली की जो है वो यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में पहला स्थान जो है वो रहा है। ये बेसिक सा है, डिटेल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अंडर जल जीवन मिशन बाय विच ईयर अ टारगेट हैज़ बीन सेट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर बाय दी टैप, यहाँ पर है टैप यानी कि नलका, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री। तो देखो जल जीवन मिशन के तहत देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को किस वर्ष तक पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखो अगर पूरे देश भर की हम बात करें तो पूरे देश भर में टारगेट रखा गया है कि हम 2024 तक जो है वो सभी को टैप वाटर यानी कि नल जल पेयजल जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे घरों में, टैप वाटर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब गिरिराज पत्रिका में ये क्यों आया था, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। गिरिराज पत्रिका में स्पेसिफिक रूप से जो था वो बात की गई थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो उपायुक्त हैं, DC हैं राकेश प्रजापति, उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हम 2022 जुलाई 2022 तक जो है वो सभी को ये जो जल जीवन मिशन के तहत जो है वो स्वच्छ जल प्राप्त करवाएंगे। परंतु इंडिया का जो टारगेट है वो है 2024। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2024 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें इस जल जीवन मिशन के बारे में डेफिनेटली बात की जाएगी और डिटेल में बात की जाएगी, तो उस टाइम हम इस जल जीवन मिशन के बारे में और भी जानेंगे। तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948। पिछले हफ्ते भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, परंतु MCQ टाइप में नहीं डिस्कस किया था, तो आज MCQ टाइप में हम डिस्कस करेंगे कि 1948 में 1948 में हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना था। इस बार देखो गिरिराज पत्रिका में ये एक आर्टिकल में डाटा आया था, तो 1948 में जो हिमाचल का साक्षरता दर था वो था 4.8%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये तो 1948 की बात हो गई।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1950-51 में हिमाचल प्रदेश का जो कुल साक्षरता दर था वो था 4.8%। इसमें से महिलाओं का जो साक्षरता दर था वो था 2.9%। अगर बात करें 1971 की, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई थी, तो उस टाइम हिमाचल का जो साक्षरता दर था वो था 31.3%। उसके बाद अब बात करें अगर 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर था वो था 82.80%। अब 2011 की जनगणना के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें से जो पुरुषों का साक्षरता दर है वो है 89.53%। ये मेल लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार, और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 75.93% 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये आप याद रखें, ये मेल लिटरेसी रेट हो गया, ये फीमेल लिटरेसी रेट हो गया। ये बेसिक लिटरेसी रेट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का था और लोएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट का था, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो था वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का था 88.15%, और लोएस्ट लिटरेसी रेट जो था वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का था 72.17%। ये आप याद रखिए। लिटरेसी रेट से भी डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया ब्रिज इज द फर्स्ट ब्रिज ऑफ मंडी टाउन, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन। विक्टोरिया पुल मंडी शहर का पहला पुल है या फिर सबसे पुराना पुल है। इसका निर्माण जो था वो कब किया गया था? तो विक्टोरिया पुल का निर्माण जो था वो कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था अराउंड 1877। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 1877 में इस पुल का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण जो था वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण उस टाइम के जो मंडी के राजा थे उनके द्वारा कराया गया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था विजय सेन। राजा विजय सेन के द्वारा जो था इस पुल का निर्माण करवाया गया था। ये ब्रिज जो है ये किसकी तर्ज पर बनाया गया है? तो देखो, इंग्लैंड में जो थेम्स रिवर के ऊपर एक पुल बना हुआ है, हैंगिंग विक्टोरिया ब्रिज, उसकी तर्ज पर जो है इस ब्रिज को बनाया गया है। तो इंग्लैंड का जो थेमस नदी के ऊपर बना हुआ विक्टोरिया पुल है उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया है। और एक बात और अगर कही जाए तो ये झूला ब्रिज भी इसको कहा जा सकता है। झूला ब्रिज की तरह इसको बनाया गया है। और इसमें जो स्मॉल व्हीकल्स हैं, स्मॉल व्हीकल जो हैं वो इसमें आ जा सकते हैं, ऑपरेशनल है अभी भी ये। अगर मंडी के राजा विजय सेन के बारे में आप कुछ जानेंगे तो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो काफ़ी निर्माण जो था वो मंडी में हुए थे। जैसे कि कुल्लू और मंडी का जो रोड है इसकी कंस्ट्रक्शन भी 1881 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगर बात करें उहल नदी के ऊपर जो सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है वो भी 1881 में इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो लॉर्ड मेयो ने जो था वो 1871 में मंडी की यात्रा भी की थी। 1874 में जो था वो सर हेनरी डेविस जो था वो भी मंडी की यात्रा पर आए थे। तो उस टाइम भी यही राजा थे मंडी के। राजा विजयसेन को जो था वो राय बहादुर की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। और राजा विजयसेन की मृत्यु जो थी वो 1902 में हो गई थी। और जहाँ पर ये विक्टोरिया ब्रिज के बारे में आर्टिकल दिया गया था वहाँ पर पंडोह डैम के बारे में भी बात की गई थी। तो अगर पंडोह डैम की बात करें तो पंडोह डैम की कंस्ट्रक्शन जो था वो कब कंप्लीट हुई थी? पंडोह डैम की कंस्ट्रक्शन जो था वो 1977 में कंप्लीट हो गई थी। ये भी याद रखने की बात है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गई थी। ब्यास प्रोजेक्ट के तहत जो था इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था और ये ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत आप पंडोह डैम के बारे में याद रखिए, विक्टोरिया ब्रिज के बारे में याद रखिए। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, विच रिवर बेसिन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक ग्लेशियर है? तो HP करंट अफेयर बूस्टर में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।